MS-03 यूनिट 8 पार्ट 2 रोल ऑफ एसएसआई इन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर एसएसआई क्या मदद करता है? ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, जो हम पढ़ चुके हैं। ये टोटल 40% जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं वो एसएसआई से आती हैं। और जो एसएसआई है, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बेसिकली मेक इन इंडिया जो है वो एसएसआई के लिए ही है। ये एक्सपोर्ट में भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। हमने पहले एग्जांपल देख चुके हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी और कई इंडस्ट्रीज, रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये पब्लिक वेलफेयर के भी काम में आता है एसएसआई, क्योंकि इसके अंदर विमेंस जुड़ी हुई हैं, बैकवर्ड सोसाइटी के लोग जुड़े हुए हैं, और इसके अंदर रूरल सेक्टर के भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है एसएसआई का? अब तक जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से आप इसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। बेसिकली पॉइंट तो वही रहेंगे, आपको उसको बस चेंज कर करके प्रोड्यूस करना है। जैसे मॉडलिंग होती है ना, मॉडलिंग के अंदर लड़की तो वही होती है, बस कपड़े चेंज होते रहते हैं। तो सिमिलरली पॉइंट्स हमारे वही रहेंगे, वो बदल नहीं सकते, बस उसको रीफ्रेज करना। तो ऑब्जेक्टिव है एसएसआई का ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट लाना, रूरल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, विमेंस का मोर पार्टिसिपेशन करवाना, बैकवर्ड क्लासेस को इकोनॉमी के साथ जोड़ना, देयर शुड बी एन इंक्लूसिव ग्रोथ, और जो रिसोर्सेज जो हैं उनका बढ़िया से बढ़िया यूटिलाइजेशन करना, लोगों की इनकम बढ़ाना, वेल्थ बढ़ाना, लिविंग बढ़ाना, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना, और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाना, इनमें जुगाड़ करवाना है यार। तो जुगाड़ करवाना मतलब टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाना, बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें सस्ते दामों पे बनाना, बस दिस इज द ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। तो बेनिफिट क्या है एसएसआई रजिस्ट्रेशन का? कुछ बेनिफिट्स हैं सरकार की तरफ से। ये मैंने खैर वेबसाइट से ले लिया था, मुझे लगता नहीं यहाँ पर इसकी इतनी रिलेवेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या सपोर्ट दिया एसएसआई को बढ़ाने के लिए? भाई एसएसआई तो पहले भी था, आपकी आज़ादी से पहले भी था, आज़ादी के बाद भी था। आपने सपोर्ट दिया तो भी था, आपने सपोर्ट नहीं दिया तो भी था। भाई टेलर की दुकान तो पहले भी थी ना, बेकरी तो पहले भी थी, कोई नई चीज़ तो नहीं है। लेकिन हाँ, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया, हमको वो देखना चाहिए। इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बनाई, कुछ एडवाइजरी बॉडीज बनाई, कुछ टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू किया, इनको ट्रेनिंग देना चालू किया। टेक्निकल सर्विसेज में कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि नहीं मेरे को एक कोको कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक बनानी है अपने गांव के अंदर, तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, बॉटलिंग कैसे होती है, इसका मार्केट कितना होता है, इसमें लागत कितनी लगती है, तो वो रिपोर्ट्स वगैरह, जो टेक्निकल सपोर्ट्स जो हैं ये सरकार बना करके देती है आपको। थोड़ी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी आपको देती है। और इन्होंने एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स तैयार करे हैं आपके एसएसआई को लोन देने के लिए। और कुछ हमने फिजिकल और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे रखे हैं, जैसे कि टैक्स वगैरह के अंदर एक्सरसाइज टैक्स कम लगता है, सेल्स टैक्स में थोड़ी छूट मिलती है, और बाकी सारी चीज़ें। और जैसे कि पीएसयू वगैरह जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो परचेज जो करते हैं वो अधिकतर एसएसआई से करना प्रेफर करते हैं। अगर एसएसआई की प्राइस अगर थोड़ी ज़्यादा भी है तो भी वो चाहते हैं कि एसएसआई से ही ले लिया जाए। प्रॉब्लम क्या रही एसएसआई के डेवलपमेंट में? तो एसएसआई के डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स रही हैं, वो अगर आप सिकनेस इन इंडियन इंडस्ट्री यूनिट, जो नेक्स्ट यूनिट है मेरे ख्याल से यूनिट 9, अगर उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। पहली चीज़ तो यही है कि इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, पुअर क्वालिटी पुअर डिज़ाइन की चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बच्चे के खिलौने लेने के लिए आप मार्केट जाइएगा तो आपको खिलौने, चाइनीज़ खिलौने तो बहुत अच्छे मिलते हैं, दिखने में अच्छे हैं, सस्ते हैं। लेकिन इंडियन खिलौने ना तो दिखने में अच्छे हैं, ना उनकी क्वालिटी अच्छी, ना उनके डिज़ाइन अच्छी, और महंगे भी हैं। रीज़न, वैसे तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चाइना के अंदर ये सब कुछ प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ना कि एसएसआई के अंदर। और इंडिया ने क्योंकि इतने सालों तक एसएसआई को प्रोटेक्टिव रखा, हमने कई सारे आइटम्स जो हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व करके रखे, तो इनमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इनमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं हो पाई, क्योंकि इनके पास कंपटीशन था ही नहीं। अब जब मार्केट ग्लोबलाइजेशन की वजह से खुल गया है, अब चाइनीज प्रोडक्ट आने लगे इंडिया के अंदर, चाइनीज खिलौने आने लगे हैं, तो इंडियंस जो हैं, जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, आइदर दे आर क्लोजिंग डाउन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सस्टेन, or they have to compulsorily go for technological advancement to improve their design, to improve their quality so that they can sustain.
अनदर प्रॉब्लम इज फिनेंस। फिनेंस जो प्रॉब्लम है कि इनको वक्त पर पैसा नहीं मिलता है, वर्किंग कैपिटल नहीं मिल पाती है। अगर मान लेते हैं कि कोई बहुत अच्छी एसएसआई है, अच्छा भी कर रही है, उसको अच्छे ऑर्डर्स भी मिल गए हैं, तो उनको फिनेंस नहीं जुगाड़ कर पाते, वो लोग वर्किंग कैपिटल का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, उनको कोलेटरल्स रखना पड़ता है, जो कि एक मुश्किल काम है। अनदर प्रॉब्लम इज द लाइसेंस इंस्पेक्टर राज, सॉरी। तो इंस्पेक्टर राज में क्या है कि एक्सरसाइज इंस्पेक्टर आता है, लेबर इंस्पेक्टर आता है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर आता है, पोल्यूशन कंट्रोल वाला इंस्पेक्टर आता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला आता है, सारे आ आकर के इंडस्ट्रीज के अंदर इंस्पेक्शन करते हैं, सो दैट कि एसएसआई यूनिट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चले। अब इतने सारे इंस्पेक्शन होने की वजह से वो बेचारा जो अपना रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस चला रहा था या फर्नीचर बनाने का काम करवा रहा था, वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं हैं, वो तो बस धंधा पानी करने के लिए बैठे हुए रजिस्ट्रेशन करवा करके, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, उनका हैरेसमेंट हो जाता है, बल्कि वर्क डिस्टर्ब भी हो जाता है। और अनदर प्रॉब्लम इज द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। एक तो रॉ मटेरियल टाइम पर मिल नहीं पाता है, और मार्केटिंग की भी प्रॉब्लम रहती है। वो प्रोडक्ट तो बनाना जानते हैं, बहुत अच्छी सिल्क की साड़ियाँ बन जाती हैं साउथ के अंदर, लेकिन हाथ से हैंडलूम वाले बना देते हैं, लेकिन अब बेचे कहाँ, उनको मार्केट नहीं मालूम है, वो बेच नहीं पाते हैं, और उसका फायदा जो है इंटरमीडिएटरीज ज़्यादातर उठा लेते हैं। अब इग्नू बुकलेट में अगर देखा जाए तो इग्नू बुकलेट के अंदर केवल और केवल एसएसआई की हिस्ट्री लिखी हुई है। तो अभी तक जो हमने किया वो अधिकतर प्रेजेंट था, थोड़ा हिस्ट्री भी हम लोग पढ़ लें। तो एसएसआई जो बना था, ये इनिशियली शुरुआत में जो खादी और ग्राम उद्योग के लिए बना था, स्पेशली खादी के लिए बना था। फिर बाद में इसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया, 6 बोर्ड बनाए गए। उसमें एक है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, दूसरा हैंडलूम बोर्ड, तीसरा हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, चौथा क्वायर बोर्ड, सेरिकल्चर बोर्ड, और फिर 6th है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो जो शुरू के जो 5 हैं वो तो एक पर्टिकुलर सेक्टर पर फोकस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिल्क की साड़ी बनाते हैं तो सेरिकल्चर बोर्ड को कांटेक्ट करेंगे। अगर आप हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं तो आप हैंडीक्राफ्ट बोर्ड को कांटेक्ट करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप इन सब के अलावा अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो जो आपका जिसको आप कांटेक्ट करेंगे अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने फाइनेंस को लेकर के, या रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, यानी कि एसएसआईबी। तो फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर बनाने की एक कंपनी, मतलब एक इंडस्ट्री, छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू करना चाहते हैं, तो वो किस में जाएगा? वो अगर आप देखेंगे तो हैंडलूम में तो जाएगा नहीं, कपड़ा तो बना नहीं रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट में जा सकता है अगर आप वो फर्नीचर जो हैं वो कुछ ऐसे बना रहे हों। लेकिन नॉर्मली अगर आप कमर्शियल वे में जो डाइनिंग टेबल वगैरह, सोफे वगैरह बना रहे हैं, तो वो तो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड में भी नहीं जाएगा ना। वो आपको फाइनली आपको जाना पड़ेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड के अंदर। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड का पर्पस होता है प्रमोट करना उन सारी इंडस्ट्रीज को जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के अलावा है, जो कि मैं आपको बता चुका। 1956 के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल लाइसेंस से बाहर रखा गया था। 1956 के अंदर कई चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। लेकिन जो 1956 की पॉलिसी थी उसके अंदर ये बोला गया कि भैया अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप बिना रजिस्ट्रेशन करवाए भी अपना शटर अप करके अपनी दुकान खोलिए, आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलिए, या आप अपने टेलरिंग की दुकान खोलिए, या अपने फर्नीचर की दुकान खोलिए और चलाइए। फिर बाद में एक आया इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोग्राम। इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोग्राम के अंदर इन्होंने जो है सारी एसएसआई इंडस्ट्रीज को चाहा कि शहर से बाहर थोड़ा बढ़िया जगह पे इनको खोला जाए, ताकि एक पॉल्यूशन की समस्या भी कम हो जाए, शोर शराबे की समस्या कम हो जाए, और इनको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या चाहिए? मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि बैंक होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पूरे टाइम आनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी भी जो अपनी घर वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं, 240 वॉट वाली नहीं, वो 3 फेज 4 फेज जो भी चाहिए होता है, टेक्निकल लोगों में वो जानते होंगे, वैसी वाली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उनको। तो वो सारी चीजें उनको एक साथ प्रोवाइड करने के लिए उनको सिटी से बाहर एक जगह पर जब उनको लगाया गया, तो इसे बोला गया इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोग्राम। ये इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोग्राम जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, ताकि बिजली नहीं जाए, कंटिन्यूस बिजली की सप्लाई मिले, वहाँ पे बैंक का सेस रहे, सब कुछ रहे, पानी की समस्या ना हो। तो वो सब मिला करके जो है इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोग्राम बनाया गया। 1977 के अंदर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उसके अंदर कुछ और आइटम्स जो हैं वो एसएसआई के अंदर रिजर्व कर दिए गए।
तो वैसे इनिशियल जो पॉलिसी आई थी तभी इन्होंने कुछ आइटम्स रिजर्व कर दिए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में रिजर्व करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं। आज़ादी के समय पे हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत थी वो थी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की, उनका पेट पालने की। तो हमने अधिकतर आइटम्स को जो है एसएसआई के अंदर रिजर्व करके रखा। खास तौर पे खादी और ग्राम उद्योग वाले आइटम्स को हमने जो है वो रिजर्व करके रखा। ऐसे आइटम जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड वे के अंदर आप टेक्नोलॉजी लगा करके, मशीन लगा करके प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को करने की वजह से हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए इनिशियल डेज में। तो हमने काफ़ी सारे आइटम्स जो है एसएसआई के अंदर हमने रिजर्व करके रखे थे। बाद में हमने 1977 के अंदर फिर हमने जो नंबर ऑफ आइटम्स थे उनको हमने और इंक्रीज कर दिया, सो दैट ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ हो। 1991 के अंदर हमने एसएसआई की एक सेपरेट पॉलिसी निकाली। 1991 से पहले जो भी पॉलिसीज निकल रही थी वो अपना जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ ही एसएसआई की पॉलिसीज निकल रही थी, लेकिन 1991 के अंदर एसएसआई के लिए हमने सेपरेट पॉलिसीज निकाली। सेपरेट पॉलिसी के अंदर हमने बोला कि भैया हम इक्विटी पार्टिसिपेशन भी हम एसएसआई के अंदर अलाउ कर रहे हैं। नॉर्मली तो पार्टनरशिप कंपनीज होती हैं, नॉर्मली तो प्रोप्राइटरशिप कंपनीज होती हैं। हम बोल रहे हैं कि नहीं, प्रोप्राइटरशिप नहीं, तुम पार्टनरशिप में जाओ, पार्टनरशिप भी नहीं, तुम इक्विटी भी हायर कर सकते हो भैया। इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस जो थी उनको हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए एनकरेज किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बड़ी इंडस्ट्री है आपकी लोकेलिटी के अंदर, जैसे कि मान लेते हैं मारुति है, मारुति गाड़ियां बनाती है। जब गाड़ियां बनाती है तो उसको स्टेयरिंग भी चाहिए, उसको टायर भी चाहिए, उसको व्हील कवर भी चाहिए, उसको नट भी चाहिए, उसको बोल्ट भी चाहिए, उसको जाने क्या क्या चाहिए, ऑयल फिल्टर चाहिए, एयर फिल्टर चाहिए। तो ये सारी चीजें मारुति खुद बना रही थी। हमने बोला भैया मारुति भाई साहब ऐसा करो कि यार थोड़ी सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना चालू करो, ये एसएसआई वाली इंडस्ट्रीज है, इनको देना चालू करो, आप अपनी कॉस्ट बचाओ, आप इनको भी कुछ सिखाओ। इससे क्या होगा कि आपको रिलायबल वेंडर्स मिलेंगे और आपकी कॉस्ट भी कम होगी, अच्छी तरीके से बना पाएंगे। वो एक ही चीज बनाएंगे तो वहां ज्यादा फोकस करेंगे। आप केवल गाड़ी बनाने पे फोकस करो, जो उसके सब पार्ट्स हैं वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दो। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग को हमने काफी प्रमोट किया। इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को बोला भैया ये करने की जरूरत है, और प्राइवेट इंडस्ट्री को भी बोला कि भैया आप भी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकते हैं। पहले क्या था, इंडस्ट्रियल एस्टेट मतलब शहर के बाहर एक जगह जहां पे पानी बिजली सब एक साथ सप्लाई कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, वो सरकार करती थी। हमने बोला भैया प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति वाले ने बोला कि नहीं भैया बोल्ट वोल्ट ये सब तो हम लोग, टायर वायर तो हम लोग खुद ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए बनाते हैं कि थोड़ा सा उसमें हमें क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास रहता है और हमें पता रहता है, हमारी वो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे बगल में रहती है। तो बोला भैया आप एक काम करो ना, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दो और एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बना दो, मारुति इंडस्ट्रियल एस्टेट। आपकी जहां पे कंपनी है उसके बगल में खोल दो, ठीक है। वहां पे आप 40-50 जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आप रख लो, उनको आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग दे दो, वो वहीं पर प्रोड्यूस करेंगे और वहीं पर आपको देंगे। मारुति वाले चाहें जब जा करके वहां पर अपना इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, अपना ऑर्डर भी रिवाइज कर सकते हैं, अपना बढ़िया कम्युनिकेशन रहेगा। तो प्राइवेट सेक्टर वॉज ऑल्सो एनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्रियल एस्टेट, और हमने अलाउ किया कि एसएसआई प्रोडक्ट को कॉमन ब्रांड नेम्स में भी वो लोग सेल कर सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें एसएसआई को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, उनके बारे में उनके नाम वगैरह दे रखे हैं। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज क्या क्या हैं जो एसएसआई को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर बोलेंगे सबसे पहले कि एसआईडीओ है, जो स्मॉल स्केल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको एक डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो हेड करता है, ये नोडल एजेंसी है, ये सारे के सारे काम भैया यही करता है, यही प्रोग्राम बनाता है, यही सब कुछ करता है। इसके नीचे आप देखेंगे तो एक नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है। ये जो है ये मशीनरी सप्लाई करता है, या आपको कोई मशीनरी हायर करनी है या परचेज करनी है तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग। इसमें नाम ट्रेनिंग आ गया तो भैया ये ट्रेनिंग, डेवलपमेंट वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह ये सब सिखाता है और ये इसका काम है। फिर नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये भी कोऑर्डिनेशन करता है इन्हीं सब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह का।
आप बुकलेट में देख सकते हैं, वैसे कोई खास ज़्यादा यहाँ से आता नहीं है। फिर नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये जो आपने जुगाड़ टेक्नोलॉजी बनाई है उसको कमर्शलाइज करने के काम आता है। फिर आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिडबी नाम से जाना जाता है। ये भी लोन देता है, ये बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। उसके बाद अगर स्टेट लेवल पे बात करें, ये अभी तक सेंट्रल लेवल पे थी, अब अगर हम स्टेट पे आए तो स्टेट लेवल में डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज करके होता है, ये एक अपेक्स बॉडी होता है, ये सारे के सारे काम देखता है। फिर होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका जो रोल होता है वो इंडस्ट्रियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल एस्टेट वगैरह बनाने का होता है। फिर होता है स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वैसे ही होता है जैसे सिडबी होता है, लोन वगैरह देना। उसके बाद आता है, अगर छोटी छोटी जगहों पर, गांव में, रूरल एरिया में अगर कुछ हेल्प देनी है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने खोल रखा है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। तो ये जो हैं, ये सारी बॉडीज हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के काम में आती है। होप मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो उसी के साथ मैं इसको क्लोज करता हूँ। थैंक यू।